न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, पटना पुलिस ने कोर्ट में दी केस डायरी। कल आयोजित होने वाली नेट परीक्षा को लेकर पुलिस सतर्क। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव के खिलाफ पुलिस को दी लिखित शिकायत। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। और मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड को लेकर नीतीश कुमार का आश्वासन, कहा जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ होगी हर हाल में कार्रवाई। बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। फैजल खान जमानत सुनवाई मामले में कोर्ट से फैजल खान को एक बड़ी राहत मिली है। जी हां, फैजल खान की इंटरिम प्रोटेक्शन को कोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में केस डायरी सबमिट कर दी है, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैजल खान के इंटरिम प्रोटेक्शन को अगली तारीख के लिए एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगली सुनवाई तक फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। राहत की बात सिर्फ फैजल खान के लिए ही नहीं, बल्कि इस मामले से जुड़े खान पक्ष के दूसरे लोगों के लिए भी है। कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि खान पक्ष के दूसरे लोगों को भी नो कोएर्सिव यानी पुलिस सुरक्षा मिलेगी। अदालत के आदेश के मुताबिक पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ किसी भी तरह का बल प्रयोग या कोई भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही अगली तारीख और कोर्ट के विस्तृत आदेश की कॉपी हमारे पास आती है, हम आपको आगे की अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे। तब तक के लिए आइए आपको सुनाते हैं खान सर के वकील ने और क्या कुछ कहा। हाँ, सुनवाई हुई है और उसमें केस डायरी आ गई है, पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी करिए, थोड़ा सा नीचे लोगों कीजिए ना, थोड़ा सा पीछे कर केस डायरी पीपी साहब को हैंडओवर किया गया है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद वो वापस करेंगे 23 तारीख को, और 25 को फाइनल हियरिंग फिर होगी। तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, एक्सटेंड हो गया है, अरेस्टिंग स्टे एक्सटेंड हो गया है। कितने लोगों का सर हुआ है? आज 3 आदमी और लोग थे जो उनके स्टाफ लोग थे जिनको पुलिस खोज रही थी। हाँ, उन लोगों को भी नो कोर्सिव मिल गया है। जो एक उसमें है जिन्होंने केस किया था, काउंटर केस, जो पहले उन्होंने केस फाइल लॉन्च किया था 210 कदम कुआं 210-26, उनको भी पुलिस खोज रही थी, तो उनका भी बेल फाइल किया गया ड्यू टू एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। उनको भी नो कोर्सिव मिल गया है। सर, बॉडीगार्ड्स वाले मामले में भी सुनवाई हुई? हाँ, सब एक ही साथ था, अब एक ही साथ सुनवाई होगी सब। आपराधिक रिकॉर्ड की मांग की गई थी, पुलिस सब पुलिस ने सबमिट कर दिया है केस डायरी। केस डायरी कोर्ट में सबमिट हो गया है, पीपी साहब को हैंडओवर कर दिया गया है। पढ़ने के बाद वो रिटर्न करेंगे जज साहब को। रिटर्न होने के बाद वो फिर 25 को सुनवाई होगी, फिर ऑर्डर होगा। नेक्स्ट 25 को सुनवाई होगी। डायरी में कुछ तथ्य निकलकर सामने आया है, कुछ पता चला? ये तो अभी हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, वो तो अपना कोर्ट में आता है डायरी, कोर्ट अपना हैंडओवर करती है पीपी साहब को, स्टाफ लोग हैंडओवर करते हैं। सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो और वो समय पर अपनी परीक्षा दे सके, इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई है। ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और परीक्षा के मद्देनजर शहर के ट्रैफिक रूट में एक बड़ा बदलाव किया है। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक कल पूर्वी टोल प्लाजा और धनकी मोड़ की तरफ से शहर में आने वाले वाहन अपने पुराने रास्ते से नहीं जा सकेंगे। इन सभी वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है और अब वे वाहन मरीन ड्राइव पुलों के रास्ते से होकर टाउन में प्रवेश करेंगे। ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षार्थियों को जरा भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। जाम की स्थिति से निपटने के लिए कल सुबह 8 बजे से पहले ही सभी भारी और अन्य व्यावसायिक वाहनों को डाइवर्टेड रूट पर भेज दिया जाएगा, ताकि मुख्य सड़कों पर दबाव कम रहे और छात्र बिना किसी बाधा के समय पर अपने सेंटर पहुंच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीम शहर के अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात रहेंगी।
ये टीम न केवल ट्रैफिक को संभालेंगी बल्कि अगर कोई छात्र रास्ता भटक जाता है या उसे सेंटर ढूंढने में दिक्कत होती है तो पुलिसकर्मी आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे। प्रशासन ने आम जनता से भी एक बेहद जरूरी अपील की है कि कल सुबह के समय अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर निकलने से बचे और ट्रैफिक डायवर्जन की पूरी तरह से पालन करें ताकि इन बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो। साथ ही अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चों को घर से थोड़ा समय पहले लेकर निकले ताकि छात्र बिना किसी मानसिक तनाव के शांत दिमाग से परीक्षा दे सकें। परीक्षा खत्म होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को दोबारा सामान्य कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने और क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले जो नीट के एग्जाम कल होने जा रही है, जिसके चलते काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक की तरफ से जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनज़र हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डाइवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल है उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी। आज बैठक में क्या कुछ पोजीशन ले नहीं, बैठक के बारे में वरीय अधिकारी आपको बताएंगे। बाकी जो रुकनपुरा का एरिया है उधर भी अतिरिक्त बल लगाया गया है। जहाँ जहाँ सेंटर पर हैं वो ट्रैफिक एसपी साहब की तरफ से ट्रैफिक के सिपाही और पदाधिकारी, जो हमारे सिपाही की संख्या है उसको एक ही शिफ्ट में कर दिया गया है ताकि बल मेरा डबल हो जाए। जो खास करके तनाव बापू परीक्षा सेंटर का है, आपको पीसफुल रहेगा, कोई जाम की समस्या नहीं होगी। सभी भी जो भी हमारे परीक्षार्थी भाई हैं, चाहे जो आम नागरिक हैं जो शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके सुविधा के ख्याल से आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि पीसफुल जाम किसी परीक्षार्थी को भी नहीं हो और उनको भी कोई समस्या नहीं हो। जो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो मैसेज दिया जा रहा है उसका पालन करें, उनको भी सुविधा होगी और कोई परीक्षार्थी को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से परीक्षार्थी को जो समय पर परीक्षा सेंटर पर जाना है उनको कोई समस्या नहीं हो और हमारे जो भी नागरिक हैं, चाहे जो एम्बुलेंस है, उनको कहीं भी कोई रोक नहीं रहेगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की क्या कुछ तैयारियां की गई है और कितने की संख्या में पुलिस बल की प्रतिनिधि? हमारे ट्रैफिक के हम लोग 4 स्पेशल जो ट्रैफिक का मोबाइल जगह जगह पर लगाए हुए हैं, अतिरिक्त जो विशेष परिस्थिति में किन्हीं का अगर एग्जाम किसी कोई गाड़ी खराब भी हो जाए तो हमारे ट्रैफिक के नंबर, ट्रैफिक कंट्रोल के नंबर पर आप हमारे ट्रैफिक कंट्रोल का नंबर ले सकते हैं, उस पर हम लोग पहुंचाने के भी काम करेंगे ताकि उनका एग्जाम नहीं छूटे। हम लोग का खास यही उद्देश्य है। कोई भी बीमार होंगे उनको अगर आने जाने में परेशानी होगी, जैसे हम लोग पूर्व में भी एयरपोर्ट पर कोई VIP प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग करते आए हैं, अपनी पुलिस वाहन से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचाते हैं। यहाँ भी कोई समस्या नहीं होगी। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और अनुष्का के भाई आकाश यादव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तेज प्रताप ने पटना के सचिवालय थाने में आकाश यादव के खिलाफ शिकायत दी है। उन पर छवि खराब कर रहे, ब्लैकमेलिंग और पैसे की उगाही के आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। 4 लोग उनके घर में जबरन घुस आए हैं, हो सकता है हम पर बम फेंकवा दे। तेज प्रताप यादव शुक्रवार की रात को पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। उन्होंने छात्र नेता आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी। सचिवालय थानेदार गौतम कुमार ने बताया कि इस बाबत शिकायत मिली है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्षियों से मिलकर षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह मेरी हत्या करवाना चाहता है। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद 4 लोग हमारे घर में जबरन घुस आए थे।
हमारे पास सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा को हमने सरकार के हवाले कर दिया था। ऐसे में ज़बरदस्ती घुसकर 4 लोग मेरी हत्या करने आए। जब तक हमने पकड़ा वो निकल गए। हो सकता है हम पर बम फेंकवा दे, हमला करवा दे, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में भी आवेदन दिया है। इस पर प्रक्रिया चल रही है। एक सवाल के जवाब में जेजेडी चीफ ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलना होगा तो वो उनसे भी मिलेंगे। दूसरी ओर छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ पाटलिपुत्र थाना में केस दर्ज करवाया हुआ है। उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जब वो खाटू श्याम की यात्रा पर गए थे, इसी दौरान 6 जून को तेज प्रताप अपने सहयोगी मोतीलाल के साथ उनके पाटलिपुत्र स्थित घर पर जबरन घुसने की कोशिश की थी। आकाश ने आरोप लगाया कि उनकी बहन अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी से मिलने के लिए तेज प्रताप उनके घर में जबरन घुसे थे। उन्होंने उज्जैनी को उठाकर ले जाने की धमकी दी थी। आकाश का कहना है कि तेज प्रताप रसूखदार व्यक्ति हैं और उनका परिवार डरा हुआ है। 10 जून को अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा कॉल भी आया था, जिसमें पुलिस के जाने पर हत्या की धमकी दी गई थी। पिछले साल तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर आकाश की बहन अनुष्का यादव के साथ फोटो पोस्ट की गई थी, जिससे दोनों के रिलेशनशिप में होने का दावा किया गया था। बाद में वह पोस्ट डिलीट कर दिया गया। कुछ देर बाद एक और पोस्ट में अकाउंट हैक होने का दावा किया गया। हालांकि अनुष्का और तेज प्रताप के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इस साल फरवरी महीने में अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उज्जैनी है। उस समय तेज प्रताप यादव ने कहा था कि यह उनकी बेटी नहीं है, बल्कि आकाश भाटी से उसका संबंध होने का दावा किया था। परिवार से बेदखल तेज प्रताप की हाल ही के महीनों में अपने माता और पिता की नज़दीकियां बढ़ी हैं। जनवरी में उनके दही चूड़ा भोज में पिता लालू यादव पहुंचे थे। 1 महीने पहले गाजियाबाद में छोटे भाई तेजस्वी यादव ने बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में भी तेज प्रताप को न्योता दिया था और वो शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। भरत भूषण तिवारी का फेक एनकाउंटर जो जवाब देना होगा। दोषी पुलिस कर्मियों को अविलंब जेल भेजो। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में इंसाफ की मांग। पटना की सड़कों पर उतरे सैकड़ों समर्थक। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सुलग रहा गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस मामले की गूंज राजधानी पटना की सड़कों पर सुनाई दी है, जहां मृतक भारत भूषण तिवारी के परिजन और भारी संख्या में समर्थक इंसाफ की मांग को लेकर पहुंच गए। हाथों में बैनर, पोस्टर और जुबान पर सरकार विरोधी नारे। पटना की सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों का सिर्फ एक ही मकसद है, निष्पक्ष जांच और न्याय। परिजनों का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि भारत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए आम जनता की समस्याओं को उठाते थे। परिवार का दावा है कि वह मानसिक रूप से बीमार थे और इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इस मामले को लेकर इलाके में भारी बवाल हुआ था। उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम और पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी। हालांकि पुलिस ने कुछ कर्मियों को सस्पेंड जरूर किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सिर्फ निलंबन से न्याय नहीं मिलेगा। परिवार अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उछले मुआवजे की मांग पर अड़ा है। इस पूरे प्रदर्शन को लेकर और पुलिस एनकाउंटर पर मृतक के परिजनों और आंदोलन कर रहे समर्थकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार की प्रशासन अब अंग्रेजों की तरह काम करने लगी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरा में रेवोल्यूशन की जो एनकाउंटर होती है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। और जब कोई भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जब अपनी आवाज को तेज
तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि प्रशासन किस तरीके का काम कर रही है। जवनिया आरा के जिला में जवनिया एक गांव है जो लगातार कई महीनों तक बाढ़ से पीड़ित रहता है। उसकी समस्याओं को लेकर जब वो आदमी इस तरीके से सवाल उठाता है, सत्ता से सवाल पूछता है, प्रशासन से सवाल पूछता है, तो उसको पागल घोषित करके वो मजबूर करती है प्रशासन। वो मजबूरी में आकर वो अपना पिस्तौल उठाता है। आज जो जेनजी है वो क्रांतिकारी हो चुके हैं। जब प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें अपना हथियार उठाने पड़ते हैं। तो ये जो तमाम गलती है ये सरकार और प्रशासन की गलती है। इसे फेक एनकाउंटर का नाम देकर उसको एनकाउंटर करके मार दिया गया। ये जो समाज है आज कहीं ना कहीं, ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं आज ब्रिटिश के शासन पे जा रही है। तो हम तमाम लोग इस चीज को खंडन करते हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये गलत हुआ है। सरकार अपनी जवाबदेही ले, प्रशासन अपनी जवाबदेही ले, और जिस तरीके से उसका एनकाउंटर ही हुआ ये बहुत गलत है। और वीर क्रांतिकारी की तरह हमने देखा कि आज के जमाने में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस समय में वो लड़का अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने समाज के लिए बोल रहा था, और तमाम तरीके के यूट्यूब से चैनलों के माध्यम से अपने गाँव की समस्याओं को लड़ रहा था। जब वो परेशान हो गया तब उसने ये फैसला उठाया। तो हम तमाम लोगों को अपील करते हैं कि आज जब हम नौजवान युवा हम अपने पीढ़ी के साथ खड़े नहीं होंगे तो तमाम लोग हमें दमन और दमन की तरह देखेंगे और हम पे दमन करेंगे। तो इन तमाम बातों के साथ ये हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो ये रूढ़िवादी और ये जो रवैया अपनाए हुई है अलोकतांत्रिक, इसको वो छोड़े और जो ब्रिजभूषण भारती तिवारी को बिल्कुल न्याय दे। और आज हम रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति की ओर से इसका खंडन करते हैं कि बिहार पुलिस जो योगी मॉडल बिहार में लाना चाह रही है, अब ये लोग योगी मॉडल बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार हमेशा से क्रांतिकारी का धरती रहा है। जब भी चीजें गलत होगी, जब भी समाज में कुरीतियां फैलेगी, जब भी समाज में लोगों को दबाया जाएगा, उनके सवालों को दबाया जाएगा, तब हम अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। ये जो प्रशासन है ये रेप पीड़ितों पे क्यों नहीं एनकाउंटर करती है? हमने देखा कि किस तरीके से आज बेगूसराय में एक महिला के साथ ब्रूटल रेप कर दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट से लेके तमाम चीजें डाल दी जाती है और इसमें प्रशासन चुप्पी साधे रहती है। तो ये क्या दिखाता है कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि अपराधियों को प्रशासन का संरक्षण है, बलात्कारियों को प्रशासन का संरक्षण है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे बिहार में थोपा हुआ मुख्यमंत्री जिस तरीके से मॉडल चलाना चाहता है, ये मॉडल बिल्कुल अशोभनीय है। इस मॉडल के खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तमाम मुद्दे देश में पड़े हुए हैं, इस पे सरकार क्यों नहीं आवाज उठाती है? हम तमाम बातों को आज जोड़ेंगे इसमें आप लोगों के माध्यम से कि रोशन आनंद से लेके खान सर पे नाम लेके तमाम जो महिला सुरक्षा का सवाल आता है, इन तमाम सवाल पे प्रशासन चुप्पी साधे रहती है, एनकाउंटर नहीं करती है। लेकिन समाज में जब कुरीतियां फैलती है, जब समाज में लोग आवाज उठाना चाहते हैं, उस समाज को दबाने के लिए, उस लड़के को दबाने के लिए उसे पागल घोषित करके उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आरा जिला में भरत भूषण तिवारी का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के समक्ष अपना हथियार समर्पण कर दिया था, फिर भी उनका फेक एनकाउंटर आला पुलिस के द्वारा किया गया। भरत भूषण तिवारी एक समाज सेवी थे और वहाँ के जो भ्रष्ट व्यवस्था था, भ्रष्ट नेता अधिकारी और पुलिस के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वहाँ जो बाढ़ से जवनिया गांव में जो कटान हुआ था, तो वहाँ के जो आम नागरिक का जो घर बह गया था, तो उसके विस्थापन को लेकर के वो कई महीनों से लड़ाई लड़ रहे थे। और वहाँ के जो पुलिस थे वो भ्रष्ट नेता से मिले हुए थे। जब भरत भूषण तिवारी का किसी ने बात नहीं सुना, उन्होंने हथियार उठाया। अगर सत्ता भ्रष्ट हो जाए, आम जनता की नहीं सुनेगा, आम युवाओं के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, हथियार उठाना। जब उनके मां के द्वारा उनको समझाया गया, पुलिस से वार्ता हुई, पुलिस के समक्ष उन्होंने हथियार डाला, उनका फेक एनकाउंटर ये भाजपा सरकार में कतई उचित नहीं है। हम लोग तमाम रिसर्च स्कॉलर के संघर्ष समिति के साथी भरत भूषण तिवारी के न्याय के लिए आज उतरे हैं। भरत भूषण तिवारी एक वीर क्रांतिकारी थे। उन्होंने देखा ये गूंगी बड़ी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज ये आजाद भारत में कोई अगर दूसरा भगत सिंह कहलाएगा तो वो भरत भूषण तिवारी कहलाएगा। भाजपा सरकार में पुलिस का मन बढ़ गया है,
सम्राट चौधरी यहाँ पे यूपी मॉडल लाना चाहता है। जिस प्रकार से बिहार में आए दिन इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले का एनकाउंटर कर रहा है, ये फांसीवाद का संकेत है। भाजपा सरकार को और तमाम उनके नेताओं को हम सचेत करना चाहते हैं, जो इस प्रकार का जो फेक एनकाउंटर है वो बिहार में नहीं चलेगा। हम लोगों की मांग है अविलंब जो पुलिस वाले दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, उनको जेल भेजे और इस प्रकार का जो फेक एनकाउंटर हो रहा है उसको बंद किया जाए और भरत भूषण तिवारी का जो मामला है उसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए, जो दोषी कौन है। भरत भूषण तिवारी एक प्रकार से समाज सेवी था, उन्होंने अपने बयान में बोला है, वीडियो लाइव में हम लोग सुने हैं, जो ये हमारी व्यवस्था से मांग है, जो नेता है झूठी वादा ना करे, जो पुलिस प्रशासन है वो आम जनता को परेशान नहीं करे। कहीं न कहीं प्रताड़ित हुआ भरत भूषण, इसीलिए हथियार उठाने का काम किया है। ऐसे वीर नौजवान को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सभी को लाल सलाम पेश करते हैं। हम भरत भूषण के न्याय के लिए, उनके परिवार के न्याय के लिए यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग का पीएचडी वालों छात्रों का रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति है, इसी को लेकर के हम लोग फेक एनकाउंटर के खिलाफ उतरे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज यादव हुआ। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक अग्निकांड का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस हादसे में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन अब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई न होने को लेकर स्वास्थ्य संगठनों में भारी नाराजगी है। इसी सिलसिले में आज जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव एलबी सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। एलबी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री को इस अग्निकांड के बाद विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट सौंपी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। एलबी सिंह का सीधा आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के खिलाफ अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। समिति के सचिव ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बजाय सिर्फ दिखावे के लिए कई छोटे निजी अस्पतालों को सील किया जा रहा है, ताकि जनता में मैसेज जाए कि कार्रवाई हो रही है। उन्होंने मांग की कि असली दोषियों और सिस्टम में बैठे बड़े चेहरों पर गाज गिरनी चाहिए। राहत की बात यह है कि इस मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कड़ा आश्वासन दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि मामले की जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसे हर हाल में सजा मिलेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुलाकात के बाद और स्वास्थ्य विभाग की इस पूरी कार्रवाई को लेकर जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव एलबी सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार का जो है विकास पुरुष, शिल्पकार पुरुष, जो बिहार को जो है कहां से उठा करके कहां लेकर के गए हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी तो हमारे गार्जियन पुल है, मैं तो इनसे आकर करके बराबर मिलते रहता हूं। मैं नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर जो है मैं भी चाह रहा हूं कि जिस तरह से बिहार को विकास किए हैं, इन्हीं को जो है कि मैं गुरु मानकर इन्हीं के शरण में समर्पित हो करके इन्हीं के जैसा मैं हाथ से हाथ मिला करके इन्हीं से मैं शिक्षा ले करके और आगे बढ़ करके मैं भी बिहार में जो है कि बढ़ चढ़ करके जो है विकास करूं, गरीबों को सेवा करूं। बातचीत हुई है तो मेरे गार्जियन कुल है तो बराबर आते ही रहते हैं, महीना में 2 बार 3 बार जब भी आवश्यकता होती है तो आते हैं, इनसे मिलते हैं। बहुत सारा चीजों पर बातचीत हुई है। अभी मुजफ्फरपुर के कांड को लेकर करके भी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो है कि चर्चा किए हैं, ललन सराफ जी थे उनसे भी चर्चा किए हैं। ये विषय को लेकर के लोग काफिर जो है गंभीरता है, काफी चर्चित है कि इस तरह से जो घटना हुआ है ये लोग काफी दुखी है, काफी इस घटना को निंदा कर रहे हैं और ये भी बोले हैं कि जो भी प्रशासन इसमें अगर दोषी होगा वो किसी भी कीमत पे जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। भले हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन मेरा जो है एक एक प्रशासन पर और एक एक चीज पर मेरा जो है कि नजर है। बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से मैंने बिहार को यहाँ पर लाया हूँ, इसीलिए कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं जो है कि चाहेंगे कि जो है कि बिहार में किसी भी प्रकार के जो है कि अपराधी नहीं हो और जो व्यक्ति अपराध करेगा वो कानून से किसी भी शर्त पे जो है कि नहीं बच पाएगा। हर किसी का सपना होता है लद्दाख
लद्दाख की खूबसूरत वादियों को करीब से देखना, लेकिन अक्सर बजट और पैसों की कमी की वजह से लोग अपनी इस ट्रिप को टाल देते हैं। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी है। अब आपको लद्दाख घूमने के लिए अपनी जेब पूरी तरह खाली नहीं करनी होगी, क्योंकि बिहार सरकार आपकी इस यात्रा का खर्च उठाने जा रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों के लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगर आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं और लद्दाख में सिंधु नदी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो सरकार आपको प्रति यात्री अधिकतम 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। शुरुआती फैसले के मुताबिक हर साल बिहार के 100 श्रद्धालुओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि दूरी और भारी खर्च के कारण जो लोग वहां नहीं जा पा रहे थे वे आसानी से जा सके। इसके साथ ही बिहार में पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कैबिनेट ने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म नीति को भी हरी झंडी दे दी है। यानी अब बिहार में ही आपको आसमान से पर्यटन स्थलों को देखने का रोमांच मिलने वाला है। दर्शकों, सरकार तो पर्यटन और विकास के नए रास्ते खोल ही रही है, लेकिन इस विकास के साथ हमारे बिहार के युवाओं के लिए अपने घर, अपने जिले में लौटने की राह भी आसान हो रही है। अक्सर नौकरी के सिलसिले में लोग बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन दिल हमेशा अपनी माटी में लगा रहता है। तो देर किस बात की, अगर लद्दाख जाना है तो सरकारी अनुदान की तैयारी शुरू करिए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। बिहार और देश की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ आके न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ आके न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।